Good evening, everyone. Hello. Good evening, Snehal, Chetan, Ankita, Sarjana, Premraj. Good evening. सब हो यहाँ पे? Yes, everyone, are you there? Am I audible, everyone? Hello, hello. Am I audible? Am I audible to everyone? तो रिप्लाई दो भाई. पता कैसे चलेगा मुझे? सीरियसली? चेतन बोल रहा है नो. ओके. तो चेतन को रिप्लाई दे देते हैं. प्लीज रीजॉइन द मीटिंग. आई थिंक चेतन के एंड पे कोई तो नेटवर्क इशू है. सो यस, चेतन रिजॉइन कर लेगा. बाकी आप सब कैसे हो? एवरीवन, कैसे हो आप? बढ़िया है सब? ओके? सिर्फ ओके? एनीवन गुड, अमेजिंग, ऐसा कुछ? नहीं? ओके. ऑल राइट. स्टार्ट करें? एवरीवन, वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल सबको याद है? देखना है आज हमें. हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, हाउ टू स्टोर वैल्यू इन द वेरिएबल्स. गुड इवनिंग स्नेहल. चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. बस एक बार कंफर्म करो, एम आई ऑडिबल एवरीवन? लाउड एंड क्लियर. LNC ऐसे टाइप करो. नहीं, टाइप करो LNC. एम आई ऑडिबल? LNC stands for loud and clear.
परफेक्ट। हाँ, कंफर्मेशन है तो सबसे चाहिए। ठीक है। अजब लोग हो यार, ऐसे कौन करता है? रिप्लाई ही नहीं देंगे। जस्ट मिनट, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ। ओके, फाइन। स्क्रीन विजिबल है एवरीवन? इज माय स्क्रीन विजिबल? देखो, अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना, सच में मुझे समझ में नहीं आता मैं नेक्स्ट क्या बोलूं। आपका कंफर्मेशन, आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप सामने होते हो तो मैं आपका फेस रीड कर सकती हूँ। ऑनलाइन कैसे करेंगे? नहीं तो एक काम करते हैं, सब कैमरा ऑन कर लेते हैं, चलेगा क्या? फिर मैं आपकी फेस रीड कर लेती हूँ। यस। नहीं करना ना ऐसा कुछ। बड़े ठीक है, चलो। सो स्टार्टिंग से देखने वाले कि फाइल कैसे क्रिएट करनी है, फोल्डर कैसे क्रिएट करना है। सिस्टमेटिक मैनर में कोड्स हमें स्टोर करने हैं, सेव करने हैं, सो दैट आप जब भी कभी आपका फोल्डर ओपन करते हो तो आपको क्लैरिटी रहेगी, इस टॉपिक से रिलेटेड ये फाइल है, या इस कोड से हमें इस टॉपिक की क्लैरिटी मिलेगी। फिर डे वाइज चाहिए तो डे वाइज, टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि टॉपिक वाइज फोल्डर स्ट्रक्चर मेंटेन करना। ठीक है। सो यहाँ पे क्लिक करते ही फाइल का ऑप्शन है। लेट्स गो फॉर द ओपन फोल्डर। हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप कोई फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो, जिस फोल्डर में वो फाइल है, वो फोल्डर हमेशा ओपन करना। ठीक है। इसका फायदा क्या होता है कि पाथ एकदम से करेक्ट ऐसा सेट हो जाता है। जब भी आप कोड एग्जीक्यूट करोगे तो कोड एग्जीक्यूशन के लिए भी रिक्वायर्ड पाथ ऑफ द फाइल। तो जिस फोल्डर में वो फाइल है, वही फोल्डर अगर ओपन है तो कोड प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाता है। बहुत बार एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर है और दूसरे फोल्डर में हमने स्टोर की हुई फाइल है, तो बहुत बार फाइल एग्जीक्यूट करने के बाद पाथ फेच करना होता नहीं है। अपना जो कंपाइलर है वीएस कोड का, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। प्रीवियस फोल्डर्स का ही पाथ वो फेच कर लेता है। उस फोल्डर के पाथ में अपने एक फोल्डर के अंदर जो फाइल है वो नहीं मिलती है। क्या बात कर रही हूँ, धीरे धीरे बताऊंगी, डोंट वरी। इसलिए जिस भी फोल्डर में फाइल है, एग्जैक्ट वही फोल्डर ओपन करना है। जैसे कि इस बेसिक कोड में अगर मैं जाती हूँ तो यहाँ पे आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे। अगर मेरी फाइल ओओपी कंसेप्ट इस फोल्डर के अंदर है, तो मैं ओओपी कंसेप्ट यही फोल्डर ओपन करूंगी। ठीक है। क्या करना है वो क्लियर है। बेसिक कोर्स का फोल्डर ओपन नहीं करेंगे, जो अपना सब फोल्डर है वही ओपन करेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले अपने बैच के लिए एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। सो 6 Feb 2025 पाइथन, ये अपना फोल्डर है। और इस फोल्डर के अंदर हम आगे के सारे टास्क एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो अपने सामने ऐसी एक फाइल ओपन होगी, ऐसी एक स्क्रीन ओपन होगी, जहां पे आप देख सकते हो पाथ सेट हुआ है 6 Feb 2025 पाइथन इस फोल्डर के लिए। यस, आई ट्रस्ट द ऑथर। यहाँ पे जो कुछ भी परमिशंस वो मांग रहा है बस क्रॉस कर दो। ये अपनी एक्चुअली वेलकम की स्क्रीन है। इसके आगे अपना एक्चुअल प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन एवरीथिंग विल गोइंग टू बी स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हो, न्यू फाइल। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू फाइल। न्यू फाइल क्रिएट करते ही हमें यहाँ पे नाम देना है। अब मैं डायरेक्टली फाइल क्रिएट करूंगी तो अपना जो फोल्डर है 6 Feb का, उसी फोल्डर में सारे कोर्स सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि हम जो भी फाइल स्टोर करेंगे वो टॉपिक वाइज स्टोर करेंगे, करेक्ट? तो यहाँ पे यूजिंग न्यू फोल्डर ऑप्शन, फर्स्ट आई विल क्रिएट दी फोल्डर।
तो पहले हम यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। वी आर गोइंग टू सी सम बेसिक कोड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बेसिक प्रोग्राम्स। सो बेसिक प्रोग्राम्स का ये फोल्डर क्रिएट हो गया। इस फोल्डर में मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। देन आई विल क्लिक ऑन द फाइल। सो demo1.py। सो फर्स्ट कोड जो हम लिखने वाले हैं उसके लिए demo1.py ये फाइल हमने क्रिएट कर ली। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? यस, ओके। अब सिंपल, आज जो हम देखने वाले एडिशन का कोड है। ठीक है, आई वांट टू ऐड टू नंबर्स। तो दो नंबर्स की एडिशन करनी है। सो आई कैन सिंपली राइट 10 + 20। कैन आई राइट 10 + 20? आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा? नहीं। ओके अंकिता, व्हाट अबाउट अदर्स? कैन आई राइट 10 + 20 डायरेक्टली? नो। क्यों नहीं लिख सकती? ओके, अब मुझे बताओ क्यों नहीं लिख सकती मैं? प्रिंट एंड एडिशन नहीं की है। एडिशन की ना, मैंने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर लिख दिया, इसका मतलब एडिशन तो हो गई। प्रिंट नहीं किया है, दैट्स ओके। लेकिन इस कोड की वजह से या इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे कुछ एरर आएगा क्या? क्या लगता है? नंबर डिक्लेयर नहीं है। डिक्लेयर नहीं किया, ओके। ठीक है, यहाँ पे एरर आएगा या नहीं? यस और नो? आउटपुट स्टोर करने के लिए वेरिएबल नहीं है। ओके चेतन, बट माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। ओके चेतन, कि इस कोड में मैंने सिर्फ 10 + 20 लिखा, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पे एरर आएगा या नहीं? क्या लगता है? प्रेमराज और स्नेहल इन्होंने यस बोल दिया। व्हाट अबाउट अदर्स? ओके नम्रता। अब अपने इस वीएस कोड में शॉर्टकट है। इस ट्रायंगुलर बटन पे रन पाइथन फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, हॉवर करते ही। तो उसे क्लिक करते ही अपना कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन आई वांट टू शो दी कमांड टू एग्जीक्यूट पाइथन कोड, इसलिए मैं यहाँ पे ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रही हूँ। ये करते ही यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे पाथ प्रॉपरली आ गया। पाथ आया है। नाउ आई वांट टू कंपाइल माय फाइल। सो आई विल सिंपली राइट python is the command to execute python files. So python demo1.py and if I hit enter, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार फिर से सेम पाथ दिखाई दे रहा है। अगर इस फाइल में कुछ भी एरर होता तो यहाँ पे आपको सब एरर्स वन बाय वन दिखाई दिए होते। अगर मुझे एकदम क्लीन क्लियर कट स्क्रीन दिख रही है, इसका मतलब मेरे इस कोड में कोई भी एरर नहीं है। ओके, सो 10 + 20 लिखने से एरर आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहला पॉइंट क्लियर है एवरीवन? यस। अब 10 + 20 के लिए आपने एरर क्यों बताया? इसका रीजन आई थिंक कि कल हमने जो बात की थी कि वैल्यू स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए हमें कोई तो चाहिए। करेक्ट, वी रिक्वायर्ड कंटेनर। लेकिन इफ यू रिमेम्बर हमने ये भी बात की थी कि कितने साइज का कंटेनर प्रोवाइड करना है। करेक्ट, कितने साइज का कंटेनर प्रोवाइड करना है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कौन डिसाइड करता है हमें कितने साइज का कंटेनर एलोकेट करना है? हाउ मच मेमोरी वी रिक्वायर्ड? हाउ मच मेमोरी वी रिक्वायर्ड, मतलब ये 10 और 20 को कितनी मेमोरी चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है?
रिवीजन नहीं हो रही है, करेक्ट? सेशन होने के बाद कोई भी रिवीजन नहीं कर रहा है। एम आई राइट एवरीवन? व्हाट वाज द क्वेश्चन? ओके, 10+20 लिखते हैं तो एरर आएगा, ऐसा आप सबका कहना था। और उसका रीजन था कि हमने डिक्लेयर नहीं किया, करेक्ट? सो माय क्वेश्चन वाज 10 और 20 इन वैल्यूज को होल्ड करने की जरूरत है, इसलिए आपने डिक्लेरेशन का पॉइंट रेज किया, करेक्ट है? 10 और 20 को स्टोर करना जरूरी है, इसलिए डिक्लेरेशन का पॉइंट आया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, 10 और 20 ये जो दो वैल्यूज है, इन्हें स्टोर करने के लिए, होल्ड करने के लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है, ये कौन डिसाइड करता है? परफेक्ट। मेमोरी कहाँ पे असाइन करनी है, इट विल बी डिसाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। कितनी मेमोरी असाइन करनी है, इट विल बी डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स। रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है एवरीवन? अच्छा हुआ आज गलती कर ली आपने, तो वी कैन टॉक अबाउट इट टुडे, ठीक है? तो रिवीजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, उसे लाइटली मत लेना। मैडम वो नोट शेयर, आई एम रियली सॉरी चेतन, मैं डायरेक्टली आपके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर नहीं कर सकती हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, और एडमिन को मैसेज करना मैं भूल गई, दैट्स वाई आपके पास नोट्स नहीं आए। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जब भी सेशन चल रहा है, मैं बहुत धीरे से चल रही हूँ, आपने नोटिस किया? सो दैट आप नोट्स नोट डाउन कर सकते हो। तो सेशन के टाइम पे आपको नोट्स भी निकालने हैं। ऐसे बहुत बार होता है कि सेशन के टाइम पे मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है? तो इन्फॉर्मेशन आप सुन रहे होते हो, उस टाइम पे लिखना नहीं होता है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो प्लीज एक बार आपके पास रिकॉर्डिंग आते ही 2x के स्पीड में, 1.5x के स्पीड पे वो जो भी सेशन है, वो फिर से एक बार रिवाइज किया करो। एट दैट टाइम बहुत बार ऐसे होता है लाइव सेशन में, एक आध दूसरा पॉइंट जो अपना मिस हुआ था, कान के ऊपर से चला गया था, वो रिकॉर्डेड सेशन सुनते टाइम हमें कैच हो जाता है, ठीक है? तो ये कंपलसरी रूल बना के रखो इसके आगे, कि आज सेशन हुआ है क्या? यस। मैंने एकदम पूरे 100% देकर वो सेशन अटेंड किया है क्या? यस किया है। लेकिन फिर भी बहुत बार एक दो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट होते कान के ऊपर से चले जाते, निकल जाते। और हम रिवीजन ऐसे भी नहीं करते, हमने कल रात सेशन किया, डायरेक्टली आज रात सेशन के लिए बैठते हैं, तो ये चीज होती है। दैट्स वाई हमेशा एक रूल बना के रखो, एक सेशन हुआ है, दूसरे सेशन से पहले फर्स्ट सेशन का रिवीजन होना मैंडेटरी है, जरूरी है। क्लियर है एवरीवन? एंड मोस्टली आई वुड सजेस्ट कि लाइव सेशन में नोट्स मत निकालो, रिकॉर्डिंग देख के ही नोट्स निकालो। कैन आई गेट थम्स अप? क्लियर है पॉइंट? रिवीजन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स क्यों लिखने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट यस, डोंट टेक इट लाइटली, ओके? ओके फाइन। सो यहाँ पे डेटा टाइप्स आप देख सकते हो, इट डिसाइड्स विच टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, एंड ऑल्सो इट डिसाइड्स हाउ मच मेमोरी डेटा और वैल्यू वी रिक्वायर टू स्टोर, करेक्ट है? तो कंटेनर की साइज कितनी होनी चाहिए, इट इज डिसाइडेड बाय डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप कैसे डिसाइड करेंगे? तो ऑब्वियसली डेटा टाइप्स को पता चल रहा है ना कौन से टाइप की वैल्यू है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 10+20, क्या लगता है 10 एंड 20 ये वैल्यूज कौन से टाइप की है? हमने कल डेटा टाइप्स देखे हैं, तो आपको क्या लगता है 10 एंड 20 कौन से टाइप की वैल्यूज है? परफेक्ट, इट इज इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू, करेक्ट।
तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ये तो समझ में आ गया। तो इन्हें 4 बाइट्स एलोकेट करने हैं, 4 बाइट्स के मेमोरी में 10 और 20 स्टोर करना है, ये भी क्लियर हुआ। कंटेनर एलोकेट हुआ है, बस हमें कंटेनर का लोकेशन नहीं पता। याद आया पॉइंट? वेरिएबल नेम एंड आइडेंटिफायर क्यों जरूरी है? क्योंकि मेमोरी तो एलोकेट हो जाएगी, डेटा तो हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन डेटा स्टोर करने के बाद वो कौन से मेमोरी पे है, उस कंटेनर का नाम क्या है, ये अगर पता रहेगा तो वैल्यू एक्सेस करना पॉसिबल होगा। करेक्ट, क्लियर है? सो 10 एंड 20 ये वैल्यूज स्टोर करने के लिए वेरिएबल की जरूरत नहीं है। 10 और 20 ये वैल्यूज एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत है। ओके, ये मेमोरी में स्टोर तो हो गए, लेकिन लोकेशन पता नहीं तो हम उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, तो 10 प्लस 20 लिखने से एरर नहीं आएगा। यहाँ पे हमने 10 + 20 किया तो एडिशन हो रही है क्या? यस। 10 + 20 आंसर विल बी 30। अगेन 30 इज ए इंटीजर वैल्यू, तो इस इंटीजर वैल्यू के लिए भी आपको एक कंटेनर एलोकेट होगा, उस कंटेनर में 30 ये वैल्यू स्टोर भी होगी, लेकिन वो 30 एग्जैक्टली कहाँ पे स्टोर है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, लोकेशन पता नहीं है। करेक्ट, अब ओएस हमें लोकेशन तो नहीं बताएगा, so we have to decide some name to identify that value, to identify that container, और इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। सो 10 + 20 यहाँ पे कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होने वाली है? 30। यहाँ पे 30 वैल्यू है क्या? यस, यहाँ पे 30 वैल्यू है, लेकिन हम इसे एक्सेस कैसे करेंगे? तो इसे एक्सेस करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत है। पाइथन में हम जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वी जस्ट हैव टू राइट द वेरिएबल नेम। यहाँ पे आपको वेरिएबल नेम का नाम मतलब सिर्फ लिखना है, इस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इस वेरिएबल में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, ये सब टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। एज वी कैन सॉरी एज वी ऑल नो, पाइथन इज अ डायनामिक लैंग्वेज। तो सम वेरिएबल जो अभी हमने डिक्लेयर किया, इस सम वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर होने वाली है, इसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि सम वेरिएबल में मतलब सम वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद आइडेंटिफाई कर लेगा कि मेरा डेटा टाइप क्या है। ओके, तो हमें सिर्फ क्या लिखना है? सम। अब 10 + 20 ये करने के बाद आंसर 30 मिला है, लेकिन ये 30 आंसर हमें कहाँ पे स्टोर करना होगा? वी वांट टू स्टोर इट इन दी सम वेरिएबल। जब भी हम किसी वैल्यू को जैसे यहाँ पे वैल्यू है 30, इस 30 वैल्यू को वी वांट टू स्टोर इट इनटू दी सम, तो 30 अपने आप आकर सम वेरिएबल में नहीं प्लेस हो, तो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू असाइन दिस 30 वैल्यू टू दी सम वेरिएबल। We have to assign 30 value to some variable. This assignment is done by using assignment operator equals to. तो हमने सिंपली क्या लिख दिया? 10 + 20 सॉरी सम इज इक्वल्स टू 10 + 20। इसका मीनिंग क्या है? 10 + 20 ये जो भी कैलकुलेशन है वो कंप्लीट करो। आफ्टर कैलकुलेशन हमें पता चला 10 + 20 इज 30। तो 30 ये वैल्यू मेमोरी में कहीं पे तो स्टोर है, लोकेशन पता नहीं, लेकिन उस लोकेशन को वी कैन आइडेंटिफाई यूजिंग सम वेरिएबल। वी कैन आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ वैल्यू 30 यूजिंग सम वेरिएबल। ये पॉइंट क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? यस, एनी डाउट? रिपीट करना है? कंफ्यूजन है? एनीथिंग? ओके, so 10 + 20 is 30 which we are storing in memory। उस मेमोरी को वी आर आइडेंटिफाइंग यूजिंग सम वेरिएबल। ठीक है, अब सम वेरिएबल में सच में 30 स्टोर हुआ है, सच में सम वेरिएबल 30 को आइडेंटिफाई कर सकता है क्या?
ये समझने के लिए वी हैव टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके देखनी है, अपने आंखों के सामने चाहिए, तो उसके लिए अपने पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। फंक्शन क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अभी के लिए बस इतना समझना है कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन है पाइथन में, यूजिंग दैट वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट। फंक्शन है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स हमेशा आने वाले हैं, बिकॉज इट इज अ फंक्शन। अब इस प्रिंट फंक्शन के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स में आपको जो भी वैल्यू प्रिंट करनी है वो आप लिख सकते हो। जैसे कि मुझे सबसे पहले लिखना है एडिशन इज, एडिशन कर रहे हैं ना, मुझे एडिशन इज ये एज इट इज प्रिंट करना है। एडिशन इज ये जो सेंटेंस है विच इज नोन एज लिटरल्स, विच इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वी आर गोइंग टू डिफाइन यूजिंग डबल कोट्स। नॉट नेसेसरी हमेशा डबल कोट्स चाहिए, आप सिंगल कोट से भी ये काम कर सकते हो, पाइथन है। आप ट्रिपल कोट से भी ये काम कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डबल कोट्स यूज किए हैं। डबल कोट के अंदर हम लिखेंगे एडिशन इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो एडिशन इज इक्वल्स टू, बेसिकली डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी सेंटेंस लिखा है ये लिटरल होता है, दीज आर नोन एज लिटरल्स। तो आपने जिस फॉर्मेट में ये सेंटेंस लिखा वो एज इट इज आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या प्रिंट करना है, वैल्यू विच इज स्टोर्ड इनसाइड द सम वेरिएबल, या ऐसी वैल्यू जिसे हम सम वेरिएबल की हेल्प से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करेक्ट, तो वेरिएबल्स कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कहा डबल कोट्स, सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में सिर्फ और सिर्फ लिटरल्स आते हैं। तो हमेशा इन डबल कोट्स के बाहर ही हम लिखेंगे वेरिएबल का नाम। जो वेरिएबल की जिस वेरिएबल की वैल्यू आपको प्रिंट करनी है वो हमेशा डबल कोट्स के बाहर आएगा। अब यहाँ पे ये है लिटरल्स, ये है वेरिएबल्स। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दी कॉमा। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कि ये वेरिएबल है, ये लिटरल है, इन दोनों में कोई तो चाहिए ना, ये डिफरेंट है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इसलिए जो इसके लिए जो हम स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं इट इज नथिंग बट कॉमा। एंड हियर वी हैव रिटन आवर फर्स्ट कोड, सम इज इक्वल्स टू 10 प्लस 20, और उस एडिशन को हम प्रिंट भी कर रहे हैं। ये क्लियर है एवरीवन? लेट्स एग्जीक्यूट इट। अब मैं यहाँ से ओपन विथ इंटीग्रेट टर्मिनल नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे मैं रन करती हूँ। देन आई विल गेट द आंसर, एडिशन इज इक्वल्स टू 30। सो दिस इज द प्रूफ कि सम वेरिएबल सच में अपनी 30 इस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा है। ओके okay? अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि अभी मैंने 10 प्लस 20 इसके एडिशन की सम वेरिएबल में आ गई, लेकिन 30 ये एडिशन एग्जैक्टली कौन से दो नंबर्स को ऐड करके आई है ये भी पता चलना चाहिए। करेक्ट है, 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, करेक्ट है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 30 प्लस 20, यहाँ पे मुझे एडिशन मिल रही है 30, तो कुछ तो गड़बड़ है। सो बेसिकली सच में ये दो नंबर्स है और इनके एडिशन ये है, ऐसा फुल प्रूफ आउटपुट मुझे चाहिए। क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी करने आना चाहिए, राइट? इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी एडिशन ऑफ, अभी मैंने 30 प्लस 20 लिखा है, सो दैट्स वाई 30 प्लस 20, या फिर आप लिख सकते हो 30 एंड 20 is equals to sum, and if we execute it then we can see addition of 30 plus 20 is equals to 50। क्लियर है? यस। अब यहाँ पे मैंने 30 प्लस 20 की एडिशन की वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने नंबर्स चेंज किए। यहाँ पे मैंने लिखा 43 प्लस 28, 43 प्लस 28 ये लिख दिया। तो मैं अगर
एडिशन के नंबर्स चेंज करती हूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में भी चेंज करने होंगे। आई हैव टू राइट 43 एंड 28। तो नंबर चेंज करती हूँ तो प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो अपना तो काम ही बढ़ रहा है। हमेशा हमें कोड में जाके कुछ ना कुछ चेंजेस करने होंगे टू गेट द राइट आउटपुट, करेक्ट आउटपुट। प्रॉब्लम क्लियर है? जब भी एडिशन के दो नंबर्स चेंज होते हैं, प्रिंट में जाके हमें फिर से चेंजेस करने की जरूरत लग रही। अब ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अपने कोड में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। इसे कहा जाता है हार्ड कोडेड वैल्यूज। जो वैल्यूज हम डायरेक्टली एज अ कांस्टेंट वहां पे लिखते हैं ना, दीज आर नोन एज हार्ड कोडेड वैल्यूज। ठीक है? तो हार्ड कोडेड वैल्यूज की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द वेरिएबल्स। तो ये अपना नंबर 1 है, ये आपका नंबर 2 है। तो नंबर 1 और नंबर 2 को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू डिक्लेयर टू वेरिएबल्स। सो num1 इज इक्वल्स टू 27 एंड num2 इज इक्वल्स टू 35। ठीक है? तो जब भी मुझे एडिशन करनी है, आई वुड जस्ट राइट sum is equals to num1 plus num2। ओके? मैं सिर्फ क्या लिखूंगी यहाँ पे? एडिशन, सॉरी, सम इज इक्वल्स टू num1 प्लस num2। ये क्लियर है? फर्स्ट 3 लाइंस क्लियर है? ओके, लेट्स गो फॉर दी फोर्थ लाइन। अब इसकी वजह से फोर्थ लाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगी? तो एडिशन हम कौन से वैल्यूज की कर रहे हैं? ऐसी वैल्यूज जो num1 और num2 में स्टोर है। तो num1 और num2 में स्टोर होने वाली वैल्यूज ही अगर हमें प्रिंट करनी है, तो इन प्रिंट स्टेटमेंट वी कैन डिस्प्ले डायरेक्टली द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या करना है? इस सेंटेंस को अपडेट करना है। अब मैं क्या लिखूंगी? एडिशन ऑफ। एडिशन ऑफ क्या? एडिशन ऑफ नंबर 1। नंबर 1 इज अ वेरिएबल, कॉमा देकर लिखो num1। इसके बाद मुझे एक स्ट्रिंग टाइप करनी है विच इज एंड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एंड, अगेन कॉमा, नंबर 2, अगेन कॉमा, इज इक्वल्स टू। दिस इज नोन एज कॉन्केटिनेशन। ठीक है? मैंने पहले लिखा एडिशन ऑफ, फिर स्टेटमेंट ब्रेक हो रहा है तो मैंने कॉमा दिया। इसके बाद मैंने लिखा num1 सो दैट num1 इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाए, कॉमा, अगेन इन डबल कोट्स आई हैव रिटन एंड, कॉमा, num2, अगेन कॉमा, लिटरल प्रिंट किया इक्वल्स टू, एंड एट द एंड वैल्यू ऑफ सम। तो अब अगर मुझे नंबर 1 नंबर 2 की वैल्यू चेंज करनी है, तो मैं सिर्फ लाइन 1 और लाइन 2 इन दोनों को चेंज करूंगी। बेसिकली नंबर्स चेंज करूंगी, जो भी नंबर मैं लिखती हूँ वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। As you can see, addition of 27 and 35 is equals to 62। मैं यहाँ पे नंबर कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 23 and 78। And if I execute it, you can see addition of 23 and 78 is equals to 101। फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। अब मुझे हर जगह पे चेंजेस करने की जरूरत नहीं। मैं एक ही जगह पे चेंज कर रही हूँ, बाकी सब जगह पे वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है? वेरी नाइस। तो फर्स्ट कोड एग्जीक्यूट कर लो फटाक से। आई होप सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है। एम आई राइट एवरीवन? आप सबने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, तो मेरे साथ ही 1 बाय 1 कोड एग्जीक्यूट करोगे? यस। जैसे ही हो जाता है प्लीज टाइप डी फॉर डन। ठीक है? जैसे ही आपका ये कोड कंप्लीट हो जाएगा, प्लीज टाइप डी फॉर डन इन चैट बॉक्स।
जो प्रीवियस 2 कोड्स हमने लिखे थे वो भी यहाँ पे लिख दूं क्या मैं, विदाउट num1 num2 वेरिएबल्स? ओके, डन, नाइस। ओके, नेक्स्ट कोड देखें। डन। ओके प्राची। ओके नम्रता। आई थिंक हम 10 लोग हैं यहाँ पे, मैं छोड़ के आप 10 लोग हो। तो अभी 6 रिप्लाई पेंडिंग है और 6 डन चाहिए मुझे। ओके, और 5। ओके, 4, 3, 2। और 2 लोगों के डन रिप्लाई मिसिंग है। जैसे ही आ जाते हैं वी विल कंटिन्यू, ठीक है। यस, जानवी। ओके प्रेमराज, ठीक है। demo3.py। सो जैसे मैंने कहा कि आज हम सारे ऑपरेटर से देखने वाले हैं। एडिशन क्लियर है। अब एक ही फाइल में मैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये तीनों डेमो आपको करके दिखाऊंगी, चलेगा? वन बाय वन करते हैं। ओके एवरीवन, फाइन। सो num1 इज इक्वल्स टू लेट्स से 15। थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, 35। एंड देन num2 इज इक्वल्स टू लेट्स से 12। डेमो 1 में मैंने जो प्रीवियस कोड था ना, हार्ड कोडेड वैल्यूज का, वो रख दिया प्रेमराज। और जो मॉडिफाइड कोड था जो आपने लिखा वो डेमो 2 में शिफ्ट किया। एंड डेमो 3 में वी आर गोइंग टू सी ऑल द ऑपरेटर्स, ठीक है। हाँ, ये फाइल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसलिए हर एक वर्जन मेंटेन करेंगे हम। ओके, सो num1 इज इक्वल्स टू 35, num2 इज इक्वल्स टू 12। अब मैं सब्ट्रैक्शन करने वाली हूँ। कल हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन के सारे रूल्स देखे, लेकिन वेरिएबल डिक्लेरेशन का एक अनरिटन रूल है, और वो अनरिटन रूल सिंपल है। वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल। वेरिएबल नेम शुड बी सेंसिबल। उस वेरिएबल नेम से मुझे पता चलना चाहिए भाई इस वेरिएबल में क्या स्टोर किया होगा, या ये वेरिएबल एग्जैक्टली कौन सी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहा होगा। पॉइंट क्लियर है? मतलब ये सब क्यों चल रहा है, ये क्लियर है एवरीवन? यस, परफेक्ट। तो मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन स्टोर करनी है, num1 माइनस num2। तो वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वेरिएबल नेम? आपको क्या लगता है? नाइस। आप पूरा सब्ट्रैक्शन ऐसे भी लिख सकते हो, बट एज अ डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर वी आर लिटिल बिट लेजी। लिटिल बिट नहीं, बहुत सारे लेजी होते हैं। सो लेट्स गो फॉर द शॉर्टकट। सब इज इक्वल्स टू num1 माइनस num2। अब
ये सच में सब्ट्रैक्शन हुई है, सब्ट्रैक्शन करेक्ट है, वो सब्ट्रैक्शन वेरिएबल में स्टोर हुई है। इन सारी चीजों का प्रूफ तभी मिल सकता है जब हम आंसर को प्रिंट करेंगे। सो लेट्स प्रिंट द आंसर। प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ num1 and num2 is equals to, here we are going to print the value of sub variable, and if we execute it, so 35 minus 12 is equals to 23. Correct है everyone? ओके, आप थम्स अप देते हो वो मुझे दिखाई नहीं देता एक्चुअली, ठीक है। Subtraction is equals to 35, subtraction of 35 and 12 is equals to 23. ओके, क्लियर है। ये प्रिंट स्टेटमेंट कैसे प्रिंट कर रहा है या प्रिंट फंक्शन का यूज कैसे कर रहा है, ये सबको समझ में आया ना? इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। इस प्रिंट फंक्शन को यूज करने के बहुत सारे आपके पास वेज है। तो ये पर्टिकुलर फर्स्ट वे है। एक और तरीका है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। सो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की हेल्प से भी आप ये कर सकते हो काम। एक मिनट। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग की हेल्प से भी आप वैल्यूज प्रिंट कर सकते हो। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए होल्ड पे रखो, ये फॉर्मेट अभी के लिए ध्यान में रखो, ठीक है। लेट्स गो फॉर द मल्टीप्लीकेशन। अब मुझे num1 इंटू num2 ये मल्टीप्लीकेशन लिखनी है, तो वेरिएबल नेम क्या होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन होल्ड करने के लिए? परफेक्ट। सो मल्ट इज इक्वल्स टू num1 इंटू num2, एंड अगेन मैं बस यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे लिखूंगी मैं मल्टीप्लीकेशन of num1 and num2 is equals to mult. Okay, and let's go. And we can see multiplication of 35 and 12 is equals to 420. ठीक है। Similarly, let's go for the division. अब यहाँ पे ट्रू डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ये दोनों चीजें हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे नहीं, लाइन नंबर 10 पे ट्रू डिवीजन। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया t डिवीजन इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2। ठीक है। ट्रू डिवीजन मतलब सिंगल डिवीजन का ऑपरेटर ना। सो ट्रू डिवीजन इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2, एंड देन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फ्लोर डिवीजन इज इक्वल्स टू num1, और यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी, डबल डिवीजन का साइन, दैट इज फ्लोर डिवीजन का साइन, डिवाइड बाय num2। लेट्स प्रिंट इट। सो ट्रू डिवीजन of num1 and num2 is equals to true division, and similarly copy paste floor division of num1 and num2 is equals to floor division. Okay, let's execute it and we can see true division जो है वो हमें float में आंसर दे रही है, करेक्ट, 2.91666 till 5, whereas floor division आपको बस यहाँ पे आंसर दे रही है 2। 35 डिवाइड बाय 12 अगर आप करोगे तो 12 टू जा 24, एंड देन आता है डायरेक्टली 12 3 जा 36। अपने पास 36 तो है नहीं, तो 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ पे 2। डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन क्लियर है। अब 35 को 12 से डिवाइड करते हैं तो इतना तो समझ में आ गया, 12 टू जा 24, तो 35 माइनस 24 अगर हम करते हैं
then what will be the answer? What will be the remainder? 11, करेक्ट। 36 को एक ही कम है, so आंसर इज 11। तो सच में ये आंसर आता है क्या? लेट्स सी। रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे हैं, सो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू num1 mod num2। mod ऑपरेटर गिव्स अस द रिमाइंडर, लेट्स प्रिंट। तो यहाँ पे रहेगा रिमाइंडर of num1 and num2 is equals to value of remainder variable. Let's print it, and here we can see remainder of 35 and 12 is equals to 11। ठीक है। यूज ऑफ मॉड ऑपरेटर क्लियर है? एंड नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एक्सपोनेंशियल, तो मैं 35 रेज टू 12 ये आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पावर। ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू num1, num1 रेज टू num2 लिखना है, सो num1 डबल स्टार num2। ठीक है। num1 raised to num2, and here we will simply print power of num1 raised to num2 is equals to यहाँ पे वैल्यू ऑफ पावर। ठीक है। एंड लेट्स एक्सिक्यूट। और आप यहाँ पे देख सकते हो 35 रेज टू 12 इसका आंसर होता है 3379220508056646400625। ठीक है। ये एक्चुअल आंसर है 35 रेज टू 12 का, बिकॉज वी आर डूइंग 35 इंटू 35 फॉर 12 टाइम्स। तो ये आंसर तो ऑब्वियस है। तो इतना लेंदी आंसर पाइथन दे सकता है क्या? यस। जैसे मैंने कहा डेटा टाइप ऑफ पाइथन इज डायनामिक। अब मुझे चेक करना है कि भाई इतनी लेंदी वैल्यू स्टोर कौन कर सकता है। करेक्ट। तो इतनी लेंदी वैल्यू कौन सा डेटा टाइप स्टोर करता है, ये अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए अपने पास एक अगेन बिल्ट इन फंक्शन है जिसका नाम है टाइप। यूजिंग दैट टाइप फंक्शन वी कैन चेक द डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे प्रिंट डेटा टाइप ऑफ पावर वेरिएबल is equals to, and here we will write type of power variable। ठीक है। type of power, and if you execute it, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप ऑफ पावर वेरिएबल इज इंटीजर। तो इंटीजर की हेल्प से इतनी लेंथी वैल्यू कैसे स्टोर कर ली? तो इम्प्लिसिटली इंटीजर का डेटा टाइप मतलब इंटीजर को 4 बाइट्स ही एलोकेट होते हैं। यूजिंग 4 बाइट्स हम इतना लेंथी नंबर तो स्टोर नहीं कर सकते। तो इम्प्लिसिटली यहाँ पे इंटीजर का हो जाता है लॉन्ग लॉन्ग इंटीजर। ठीक है। लॉन्ग ये कीवर्ड अगर इंटीजर से पहले हम अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल इंटीजर को 4 बाइट्स असाइन होते हैं, लॉन्ग इंटीजर को 8 बाइट्स असाइन होते हैं। ठीक है। दैट मीन्स एलोकेटेड मेमोरी जो थी, एलोकेटेड कंटेनर जो था, उस कंटेनर की कैपेसिटी हमने यहाँ पे बढ़ा दी। तो अगर आपको किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है देन वी विल यूज द लॉन्ग कीवर्ड। लॉन्ग इंटीजर 4 बाइट का डायरेक्टली हो जाएगा 8 बाइट, कंटेनर की साइज बढ़ गई, देन वी कैन स्टोर दिस मच वैल्यूज। ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू मतलब किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ट्रू डिवीजन की हेल्प से फ्लोर वैल्यू मिलती है। करेक्ट। कैसे पता चलेगा? प्रिंट करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप ऑफ ट्रू डिवीजन वेरिएबल इज इक्वल्स टू
type of true division. And if we execute it, यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप इज फ्लोट. ठीक है. ओके विद दैट एवरीवन. वेरिएबल्स के डेटा टाइप कैसे चेक करना है वो क्लियर है. ओके. तो पहले ये कोड नोट कर लो एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट. स्क्रॉल करने के लिए मुझे बताओ, जैसे ये वाला पार्ट कवर होता है मैं स्क्रॉल कर दूंगी. ठीक है. यस प्रेमराज. प्लस इज ऑल्सो यूज फॉर कॉन्केटिनेशन. लेकिन ये जो पार्ट आप बात कर रहे हो ना, इट कम्स अंडर द ऑपरेटर ओवरलोडिंग. तो अभी हम वो नहीं देखेंगे. ठीक है.
ओके स्नेहल। जैसे ही आपका हो जाता है प्लीज टाइप डी फॉर डन। ठीक गौरव। ओके नम्रता। ओके नाइस। ओके एवरीवन, चलो आगे बढ़े। ये कंटिन्यू सेशन चलेगा ना? ब्रेक की जरूरत नहीं है? फाइन। तो अब इन ऑपरेटर्स की हेल्प से जो हमें एक्चुअल काम करना है, अब एक्चुअल काम क्या करना है, जैसे हमने कल देखा था सम ऑफ डिजिट, या हमने कुछ अल्गोरिदम्स देखे थे, करेक्ट? तो उन अल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए वी वांट टू राइट दी प्रोग्राम, करेक्ट? तो इस उन प्रोग्राम को राइट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस ऑपरेटर्स। तो थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कौन सा ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो यूजिंग दिस ऑपरेटर्स, नाउ वी आर गोइंग टू राइट द कोड फॉर सम ऑफ डिजिट। ओके, सो write a program फॉर सम ऑफ डिजिट। क्लियर है?
तो अभी जो हम सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने वाले हैं वो सिर्फ 3 नंबर्स के लिए, 3 डिजिट नंबर के लिए. सो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट या टू फाइंड सम ऑफ डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, और 3 डिजिट नंबर. क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? जस्ट थम्स अप चलेगा. यस. ओके, वेल डन. फाइन. तो सबसे पहले हमें नंबर चाहिए, करेक्ट? सो लेट्स राइट नम इज इक्वल्स टू 235. एक नंबर हमने ले लिया विच इज 235. अब इसके आगे स्टेप 1 हमने क्या नोट की थी? फर्स्ट एक्सेप्ट द नंबर. नंबर एक्सेप्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या थी? आपके पास अल्गोरिदम है, अल्गोरिदम देख के ही बताना है कि इसके आगे क्या करना है. ओके, 10 से डिवाइड करेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर चाहिए या क्वोशंट चाहिए? इट मैटर्स इन दिस कोड. रिमाइंडर. सो सेकेंड स्टेप क्या थी? कैलकुलेट रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग नंबर बाय 10. सो लेट्स कैलकुलेट इट. अब रिमाइंडर है तो उसे होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल नेम लिखेंगे दैट नेम विल बी रिमाइंडर 1 इज इक्वल्स टू. रिमाइंडर चाहिए तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? यस, विच ऑपरेटर शुड बी यूज? मॉड. परफेक्ट. सो नंबर मॉड 10, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिल जाएगा. देन थर्ड स्टेप क्या है? व्हाट इज द थर्ड स्टेप? अगेन डिवाइड बाय 10 एंड गेट रिमाइंडर. फिर से 10 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा. चेतन? यस. एवरीवन, नम्रता, प्रेमराज, प्राची, साक्षी, स्नेहल, गौरव, सर्जना, क्या लगता है आपको? ओके. इफ आई राइट रिमाइंडर 2 इज इक्वल्स टू नंबर मॉड 10, तो मुझे रिमाइंडर मिलेगा. इन बोथ द केसेस व्हाट विल बी द रिमाइंडर? एक बार बताओ मुझे. इफ आई एम राइटिंग नंबर मॉड 10, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा? ओके, यहाँ पे आंसर मिलेगा 5. ओके. और अब चेतन का कहना है कि यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 3. ये करेक्ट है क्या? या हम कोई स्टेप मिस कर रहे हैं? देर इज वन स्टेप मिसिंग इन दिस. देखो, आपने नम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी है? 235, करेक्ट? जब आप लिखते हो नंबर मॉड 10, तो इसका काम क्या है? सिर्फ रिमाइंडर फाइंड आउट कर. तो यहाँ इसने आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके दिया 5, लेकिन अभी भी आपके नम वेरिएबल की वैल्यू 235 ही है. तो नेक्स्ट टाइम हम जब फिर से लिखते हैं नंबर मॉड 10, तो हमें फिर से वैल्यू क्या मिलेगी? अगेन वी विल गेट 5, क्योंकि नम वेरिएबल की वैल्यू 235 है. तो फर्स्ट रिमाइंडर फाइंड आउट करने के बाद वी हैव टू मॉडिफाई दिस नंबर. पहले 235 ये नंबर था, इसके बाद हमें चाहिए 23. 23 कैसे मिलेगा? हाउ वी विल गेट द 23 नंबर? रिमाइंडर की वैल्यू स्नेहल 5 है. 5 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे ना, तो आपको आंसर 0 मिलेगा बेटा. सॉरी, आंसर अगेन 5 ही मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पे मैं अगर रिमाइंडर 1 मॉड 10 लिखती हूँ, फिर भी आई विल गेट द आंसर 5 ओनली. ये कैलकुलेशंस क्लियर हो रहे हैं क्या एवरीवन?
ये ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे विच इज क्वोशंट, हाँ लेकिन Q1 है ही नहीं ना, हमने फाइंड आउट ही नहीं किया। सी, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है, एक मेमोरी है यहाँ पे जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है 235, ओके। तो ये 235 वैल्यू है यहाँ पे, लेट्स कवर इट। इस मेमोरी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग नम वेरिएबल, ये वाला पॉइंट क्लियर है। वी आर आइडेंटिफाइंग 235 वैल्यू यूजिंग नम वेरिएबल। जैसे ही मैंने लिखा नम मॉड 10, दैट मीन्स 235 को हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और 10 से डिवाइड करके सिर्फ क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिमाइंडर, क्योंकि मॉड ऑपरेटर यूज किया। सो 235 डिवाइड बाय 10 करके रिमाइंडर मिलेगा 5। इसे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं यूजिंग रिमाइंडर 1 इस वेरिएबल से। रिमाइंडर 1 तो फाइंड आउट कर लिया, दैट्स ओके, लेकिन आपके नम वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुई है क्या? इज देयर एनी चेंज इन नम वेरिएबल की वैल्यू? कुछ भी चेंज नहीं है, राइट? नम वेरिएबल की वैल्यू एज इट इज है। तो पहले हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द कोशंट, एंड कोशंट फाइंड आउट करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? ट्रू डिवीजन या फ्लोर डिवीजन? चेतन, perfect, we are going to use the floor division operator. True division operator will give you answer in the float, correct? तो आपको आंसर मिलेगा 23.5। आपको 23.5 चाहिए या 23 चाहिए? करेक्ट। तो 23 ये कंप्लीट इंटीजर वैल्यू है, एंड इफ वी वांट द कोशंट इन इंटीजर फॉर्मेट देन वी हैव टू यूज द फ्लोर डिवीजन, ठीक है। सो कोशंट 1 is equals to, we are going to write num floor division 10, ठीक है। अब आपके कोशंट 1 की वैल्यू क्या रहेगी? कोशंट 1 की वैल्यू है 23। अब हम 23 को मॉड बाय 10 करेंगे, देन वी विल गेट द आंसर 3, इसलिए यहाँ पे आएगा कोशंट 1 mod 10, then we will get the answer 3 which we are storing using remainder 2 variable. Again 23 को modify करने के लिए we are going to calculate the quotient. So quotient 2 is equals to again quotient 1 floor division 10, और यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, सॉरी, here we will get the answer 2. Is it clear everyone? ये कैलकुलेशन सबको क्लियर है? ऑपरेटर्स कैसे यूज किए, क्यों यूज किए, ये क्लियर है? सम ऑफ डिजिट मतलब 2 + 3 + 5। अब मुझे 5 मिला है रिमाइंडर 1 वेरिएबल में, 3 मिला है रिमाइंडर 2 वेरिएबल में, 2 मिला है यूजिंग कोशंट 2 वेरिएबल। सो व्हाट आई विल राइट, सम इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 1 प्लस रिमाइंडर 2 प्लस कोशंट 2, करेक्ट है। एंड एट द एंड वी विल प्रिंट सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, जो भी नंबर अपने पास था, is equals to sum. Okay, let's see what will be the answer. And we can see sum of digit of number 235 is equals to 10. Correct है? 5 + 3 is 8, 8 + 2 10. Okay, and this is the first code of ours, that is sum of digit. सबको क्लियर है? वेरी नाइस। अब सबसे पहले तो आपको ये कोड 3 डिजिट नंबर की सम ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने के लिए लिखना है, अभी लिखना है, जो आपके सामने है। After that, you have to write the code to calculate sum of digit for 2 digit number and after that 4 digit number. ये कंप्लीट होने के बाद तुरंत, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख के रखती हूँ जो आपको अभी एग्जीक्यूट करने हैं।
ये यहीं पे करने का रीजन इतना ही है, सो दैट मैं इमीडिएटली आपके डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। यस, सम ऑफ डिजिट, 3 डिजिट का कोड हो गया सबका, एवरीवन? ओके, तो अभी आप 2 डिजिट की सम और 4 डिजिट की सम, ये दो कोड लिख रहे हो, राइट?
जैसे ही आपके ये कोड हो जाते हैं, आप चैट बॉक्स में कॉपी पेस्ट कर दोगे? ओके, वेल डन। चलो। Number is equals to 24, remainder is equals to number mod 10, quotient is equals to number low division 10. Perfect. Okay, Premraj. अब कोई भी चैट बॉक्स से कोड कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, ठीक है? प्लीज।
यस प्रेमराज, करेक्ट। नाइस। टू डिजिट सम का कोड करेक्ट है स्नेहल। एक सजेशन है, आप एक ही फाइल में अगर कोड लिख रहे हो तो वैसे मत करो, ठीक है स्नेहल। टू डिजिट सम, थ्री डिजिट सम और फोर डिजिट सम तीनों के लिए फाइल सेपरेट रखो। आप चाहे तो कोड कॉपी पेस्ट करो, बट इनिशियल स्टेज में आपको मैं ये भी रेफर करूंगी कि मतलब कोड भी कॉपी पेस्ट मत करना, टाइप ही करो, लेकिन फाइल सेपरेट रखो। ये कमेंट से मुझे समझ में आ गया कि आप शायद एक ही फाइल में वो कोड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो ऐसे मत करो, ठीक है।
यस, बाकी सब कहाँ पे अटके हो एवरीवन? दिस इज नॉट डन। मैंने आपको कोड इसलिए करने के लिए बताया ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि आपको टॉपिक क्लियर है या नहीं। इस बात पे अगर आप मीटिंग लेफ्ट करोगे तो थोड़ी सी गड़बड़ है भाई। ठीक है। वेट। ओके चेतन, नो प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट डन। ठीक है। यस। स्नेहल, प्राची। ओके स्नेहल। 2456, रिमाइंडर 1, क्वेश्चन 1, रिमाइंडर 2, क्वेश्चन 2, रिमाइंडर 3, क्वेश्चन 3, एडिशन ऑफ 1, 2, 3 एंड 3। परफेक्ट। नाइस। प्राची, सर्जना, गौरव। ओके गौरव। नाइस। ओके सर्जना। तो चेतन, हम सब आपके लिए रुके हैं। चेतन कहेगा मैम ने बहुत जल्दी की इसलिए गड़बड़ हो गई। बाकी सबके लिए एक क्या कह सकते हैं जो कोड हमने सॉरी जो अल्गोरिदम हमने कल लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, जिसपे हम एक अपने पास कॉस्ट है, प्राइस है, और उस प्राइस पे सम परसेंट डिस्काउंट अप्लाई कर रहे हैं एंड देन वी आर प्रिंटिंग द सेलिंग प्राइस। कोड याद आया?
यस एवरीवन, क्वेश्चन याद है वो? ओके चेतन, देखते हैं। 3468 रिमाइंडर 1 और क्वोशंट 1 फाइंड आउट कर लिया। देन रिमाइंडर 2, क्वोशंट 2, रिमाइंडर 3, क्वोशंट 3, रिमाइंडर 4 एंड क्वोशंट 4। जो लास्ट लाइन है ना, वहां पे भी आपको रिमाइंडर 4 ही ऐड करना होगा, ठीक है? बिकॉज फर्स्ट रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है 8, सेकेंड रिमाइंडर की वैल्यू देयर इज 6, थर्ड रिमाइंडर विल बी 4 एंड फोर्थ रिमाइंडर विल बी 3। तो यहाँ पे Q4 की जगह पे देयर शुड बी R4, ठीक है? सॉरी, ओके। नहीं, प्राइस अभी यूजर से मत एक्सेप्ट करो, अभी के लिए हार्ड कोडेड। चलो, अब चेतन का भी हुआ है, हम साथ में ही करते हैं, ठीक है? सो अप्लाई सम डिस्काउंट ऑन प्राइस एंड कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? थम्स अप, कैन आई गेट? ओके, चलो। तो अभी के लिए इनिशियली कुछ तो प्राइस यहाँ पे मेंशन करके रखते हैं। सो लेट्स टेक वन वेरिएबल, प्राइस इज इक्वल्स टू समथिंग, प्राइस में यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है? तो प्राइस है 56,782। देन हमें कुछ परसेंट डिस्काउंट भी अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे एक डिस्काउंट के लिए वेरिएबल लेती हूँ, DISC स्टैंड्स फॉर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 15 या फिर 18 रख देते हैं। तो इस प्राइस पे, वॉट एवर प्राइस इट इज, इस पे हमें 18% डिस्काउंट अप्लाई करना है, ठीक है? अब इस प्राइस पे 18% डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद वी आर गोइंग टू गेट सम अमाउंट जो हमें देनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेलिंग प्राइस। सो बेसिकली वी आर गेटिंग सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू, तो सेलिंग प्राइस हमें कैसे मिलेगी? वी हैव टू माइनस 18% अमाउंट ऑफ प्राइस। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? 18% ऑफ दिस प्राइस। उसे कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू राइट प्राइस इनटू 18। अब यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज दी ट्रू डिवीजन ऑपरेटर, बिकॉज यहाँ पे फ्लोट में वैल्यूज आ सकती है और हमें फ्लोट में वैल्यूज चाहिए, ठीक है? सो 18% कैसे डिनोट कर रहे हैं? 18 डिवाइड बाय 100 से। किसके 18%? प्राइस के। सो प्राइस इंटू 18 डिवाइड बाय 100। ये ऑपरेशन इनिशियली होना जरूरी है, दैट्स वाई ये ऑपरेशन हमने ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया, ठीक है? सो इसकी हेल्प से हमें प्राइस मिल गई। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है? ये जो भी कैलकुलेटेड अमाउंट है, ये हमें एक्चुअल प्राइस से माइनस करनी है। सो वी हैव टू राइट प्राइस माइनस दिस 18% ऑफ प्राइस। तो अब हमें मिलेगी सेलिंग प्राइस, एंड लेट्स प्रिंट द सेलिंग प्राइस। प्रिंट सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट is equals to, and we will write the selling price, okay? And if we execute it, we can see 46,561.24 rupees. Clear है everyone? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ यू रिमेम्बर, हमने वो फेंसिंग का कोड अल्गोरिदम लिखा था। अपने पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है एंड वी वांट टू डू फेंसिंग अराउंड द फील्ड। तो 5 टाइम्स हमें फेंसेस करने थे, याद है? एंड वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन याद आया एवरीवन?
ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ। बस अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। वो क्या है देखो, राइट अ प्रोग्राम टू write a program to calculate total length of fencing wire. Write a program to calculate total length of fencing wire if we want to do fencing five times five times around the field. ठीक है, also calculate the price of fire. Also calculate the price of fire. अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे, टोटल लेंथ ऑफ वायर ही कैलकुलेट कर रहे थे, करेक्ट। अब हमें उस वायर की प्राइस भी कैलकुलेट करनी की, इतनी फॉर एग्जांपल 5 मीटर इतनी वायर अगर हमें चाहिए, तो 5 मीटर वायर की प्राइस क्या होगी, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है क्या? एटलीस्ट थम्स अप तो दो, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। थम्स अप, यस। यस, क्वेश्चन क्लियर है। अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो अब मुझे स्टेप वन बताओ, क्या करना है, व्हाट विल बी द स्टेप वन? आप सबके पास एल्गोरिदम है ना? ये एल्गोरिदम हमने लिखा था फेंसिंग का। स्टेप वन क्या थी? एक्सेप्ट नंबर ऑफ फेंसेस यूजर वांट, करेक्ट। अब हमें क्वेश्चन में ही पता है नंबर ऑफ फेंसेस यूजर वांट, इट इज 5, सो वी विल राइट n इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप, एक्सेप्ट लेंथ ऑफ फील्ड एज l, एक्सेप्ट ब्रीड्थ ऑफ फील्ड एज b। रेक्टेंगुलर फील्ड है तो लेंथ और ब्रीड्थ रहेगी, so let's accept that. So L is equals to 12। अब यहाँ पे जो भी यूनिट है वो हम खुद ही डिसाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 12 मीटर, सॉरी 12 किलोमीटर, ये अपनी लेंथ है। ठीक है, ओके एवरीवन, 12 किलोमीटर ये अपनी लेंथ है। यहाँ पे ब्रेड्थ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 7 किलोमीटर। ओके, 12 किलोमीटर, 7 किलोमीटर। अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। परफेक्ट, देन वी फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो यहाँ पे लिखो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर इज 2 into in bracket लेंथ प्लस ब्रेड्थ, करेक्ट।
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, पेरीमीटर मिल गया। अब हमें चाहिए टोटल लेंथ ऑफ वायर, सो टोटल वायर इज इक्वल्स टू पेरीमीटर इंटू नंबर ऑफ फेंसेस। ओके, अब हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर ये तो मिल गई, कितनी चाहिए। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ वायर। अगर ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है तो इसके लिए हमें टोटल प्राइस कितनी पे करनी होगी ये फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस फॉर पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर वायर के लिए हमें कितनी प्राइस चाहिए वो हमें लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल 220 ये अपनी प्राइस है। फॉर 1 किलोमीटर वायर वी रिक्वायर 220, सॉरी, प्राइस ऑफ 1 किलोमीटर वायर इज 220 रुपीज। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट द टोटल प्राइस। टोटल प्राइस इज इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ वायर इनटू प्राइस। ये क्लियर है। नाउ वी जस्ट हैव टू प्रिंट द आंसर। प्रिंट टोटल लेंथ of wire required for fencing is equals to, oh, I'm so sorry. Total length of wire required for fencing is equals to, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे टोटल वायर। ठीक है, देन वी विल प्रिंट टोटल प्राइस ऑफ वायर is equals to, here we will print the total price, and now if we execute it, total length of wire required is 190 and total price of wire is 41800. ये क्वेश्चन क्लियर है एवरीवन? आप सबको समझ में तो आ रहा है ना? यस, जो भी हम देख रहे हैं पढ़ रहे हैं ये सब चीजें आपको समझ में आ रही है? मैसेज टाइप करने के लिए मतलब दिल नहीं करता क्या? अरे टाइप करेंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? अच्छा, टाइप करने का मन नहीं करता, यही प्रॉब्लम है? जेन्युइनली पूछ रही हूँ यार। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है क्या एवरीवन? तो ये क्वेश्चन आप बिना देखे खुद से सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करोगे? कैन यू एक्सप्लेन मी फ्रॉम लाइन नंबर 6? ओके, नो प्रॉब्लम। देखो, अपने पास जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है, राइट? और रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड हमें 5 टाइम फेंसिंग करनी है। बेसिकली वायर से वो फील्ड रैप करना है फॉर 5 टाइम्स। तो पहले तो हमने यहाँ पे n वेरिएबल की हेल्प से स्टोर किए नंबर ऑफ फेंसेस, तो n इज इक्वल्स टू 5। देन अपने पास जो फील्ड है वो अगर रेक्टेंगुलर है तो हमें उसकी लेंथ और विड्थ चाहिए। सो यूजिंग एल वेरिएबल वी आर स्टोरिंग द लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगुलर फील्ड। यूजिंग बी वेरिएबल वी आर स्टोरिंग द विड्थ और ब्रेड्थ ऑफ आर रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, एंड जैसे कि हमें प्राइस भी कैलकुलेट करनी है तो यूजिंग प्राइस वेरिएबल हमने वायर की प्राइस कितनी है वो स्टोर कर ली। फॉर 1 किलोमीटर या फॉर 1 मीटर वॉट एवर इट इज, वो प्राइस हमने यहाँ पे स्टोर कर ली। ओके, करेक्ट। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 220। लेंथ है 12 किलोमीटर, ब्रेड्थ है 12 किलोमीटर। ओके, इतना बड़ा फील्ड है अपना, देखो
जस्ट इमेजिन। सो हाइपोथेटिकल है ना, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए इतना लेंदी लिया है। देन लाइन नंबर 10 पे वी हैव फर्स्ट कैलकुलेटेड द पेरीमीटर। अब पेरीमीटर कैलकुलेट करने का रीजन क्या है? इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था यूजिंग वन डायग्राम, करेक्ट? कहाँ पे चली गई वही डायग्राम? ये है डायग्राम। इसके हेल्प से हमने देखा था कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये दोनों लेंथ है, जो लेंथ है वो रैप करनी है, दोनों विड्थ रैप करनी है। सो इट बिकम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। इट मीन्स 2L प्लस 2B। और इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिल गया 2 इंटू इन ब्रैकेट L प्लस B। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर। तो यहाँ पे हमने पेरीमीटर कैलकुलेट किया। अब ये एक ही राउंड के लिए इतना पेरीमीटर है, हमें ऐसे 5 राउंड्स चाहिए, इसलिए हमने इंटू एन करके टोटल लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट कर ली। जो भी वायर हमें मिल रही है वो किलोमीटर के फॉर्मेट में है। तो 1 किलोमीटर के लिए अगर 220 रुपीज लगते हैं, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर के लिए कितने लगेंगे, इसलिए हमने इसे इंटू 220 कर दिया। देन वी विल गेट द टोटल प्राइस। क्लियर है एवरीवन? अब यही कोड आप मीटिंग कंप्लीट होने के बाद बिना देखे भी लिख सकते हो। ऑनेस्टली स्क्रीनशॉट लिया है फिर भी बिना देखे लिखेंगे, ये हो सकता है? ओके। अब आपके पास फर्स्ट असाइनमेंट के सारे एल्गोरिदम्स रेडी है, मैं ऐसा अज्यूम कर सकती हूँ? फर्स्ट असाइनमेंट के सारे एल्गोरिदम्स आपके पास रेडी हैं। तो जैसे अभी हमने एल्गोरिदम्स की हेल्प से कोड लिखे, वैसे ही फर्स्ट असाइनमेंट के लिए आप खुद से कोड लिखना ट्राई करोगे आज एवरीवन? प्लीज ट्राई करो, तभी आपको क्लैरिटी आएगी और आपको डाउट्स भी आएंगे। डाउट्स आएंगे तभी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है? सो कल हम डाउट्स के साथ मिलेंगे, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है? आई थिंक सबको भूख लगी है। रिप्लाई की रिप्लाई वैसे भी आप कम दे रहे हो, आई डोंट नो व्हाई। चलो तो अभी के लिए स्टॉप करें हम एवरीवन।